नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 21 जनवरी 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किए जाते हैं? औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई, शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए सीपीआई। 1 4 सही है, या 2 3 4 सही है, या 2 3 सही है, या 1 2 3 सही। उपरोक्त चारों कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 और 3 यह सही है, अतः उत्तर डी होगा। तो इससे संबंधित पीआईबी में खबर आई हुई है कि कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दिसंबर 2021। तो इसमें कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि आधार वर्ष 1986-87 माह दिसंबर 2021 में 5 अंक बढ़कर क्रमशः 1097 और 1106 अंकों के स्तर पर रहे हैं। यानी कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि के लिए प्रमुख योगदान ईंधन, प्रकाश समूह तथा विविध समूह के क्रमशः 1.72, 1.58, 1.02 और 1.06 अंक की सीमा तक आया है। तो कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि की दिशा में प्रमुख योगदान जैसे जलाऊ लकड़ी, मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि, दवा, नाई का शुल्क, बस का किराया, टॉयलेट साबुन, कपड़े धोने का साबुन आदि वृद्धि के कारण ऐसा हुआ है। तो सूचकांक में वृद्धि गिरावट अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है। तो इसमें जैसे 11 राज्यों में 1 से 20 अंक की वृद्धि दर्ज की गई, तो वहीं 8 राज्यों में 1 से 12 अंकों की कमी, जबकि यह उड़ीसा राज्य के लिए स्थिर रहा। और तमिलनाडु 1290 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर है, जबकि हिमाचल प्रदेश 861 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा। इसी तरह से ग्रामीण मजदूरों के मामले में 11 राज्यों में 1 से 20 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई और 8 राज्यों में 1 से 14 अंकों की कमी, जबकि उड़ीसा राज्य के लिए स्थिर रहा। और तमिलनाडु इस सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर है, जबकि हिमाचल प्रदेश 915 अंकों के साथ सबसे नीचे है। तो इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि तमिलनाडु में मुख्य रूप से सब्जियों और फलों, प्याज, हरी सूखी मिर्च, इमली आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है। जबकि इसके विपरीत कृषि मजदूरों, ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम कमी हिमाचल प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से गेहूं, आटा, दाल, प्याज, सब्जियों और फलों आदि की कीमतों में गिरावट के कारण दर्ज किया गया। तो यह महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? तो प्रोजेक्ट बोल्ड यह टमाटर, प्याज, आलू यानी टॉप फसलों की आपूर्ति को स्थिर करना एवं पूरे देश में इन फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो क्या पहला कथन सत्य है? तो यह नहीं होगा। दूसरा है टोंगा में ज्वालामुखी और सुनामी पीड़ितों को सहायता प्रदान करना, ये भी नहीं होगा। शुष्क और अर्धशुष्क भूमि क्षेत्र में बांस आधारित हरित पट्टी बनाना, यह कथन एकदम सत्य है। चौथा भी नहीं होगा। तो अतः आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो इससे संबंधित भी पीआईबी में खबर आई हुई है। 1 वीक ट्रेनिंग कोर्स ऑन बैम्बू रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर एड्रेसिंग लाइवलीहुड कंसर्न, यानी आजीविका से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के लिए बांस संसाधन विकास पर 1 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान, यानी बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, इसे बोल्ड कहते हैं। तो यह जैसलमेर में मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्राम उद्योग तथा सीमा सुरक्षा बल ने प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की। इसमें बांस की प्रजातियां के 5000 पौधों का रोपण किया गया और यह बांस कहां से बेस्ड?
असम से लाए गए थे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रेंट क्रूड अमेरिकी तेल क्षेत्र से प्राप्त होता है। क्या यह कथन सत्य है? तो यह असत्य हो जाता है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ब्रेंट की तुलना में थोड़ा लाइट एंड स्वीट है। यह कथन एकदम सत्य है। ब्रेंट क्रूड अधिक सर्वव्यापी और अधिकांश तेल की कीमत ब्रेंट क्रूड को बेंचमार्क के रूप में उपयोग में लाकर की जाती है। तो इस तरह से यह भी कथन सत्य है, यानी थर्ड भी ठीक है। तो इस तरह से उत्तर क्या होगा? 2 और 3। तो उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। तो इससे भी संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि 7 साल के उच्च स्तर पर ब्रेंट यानी अर्थव्यवस्था, बाजार और निवेशक इससे कैसे प्रभावित होंगे। तेल की कीमतें 2014 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर हैं। यानी ब्रेंट क्रूड गुरुवार को $88.3 प्रति बैरल पर पहुंच गया और 1 दिसंबर से 27% ऊपर, जब यह $69.5 पर कारोबार कर रहा था। तो इसमें कच्चे तेल महंगा होने की जो प्रमुख वजह बताई जा रही है, यमन के यहूदी विद्रोहियों के संयुक्त अरब अमीरात के एक तेल कंपनी पर हमला करने के चलते आपूर्ति बाधित हुई है। वहीं वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने भी कच्चे तेल के दामों में बढ़ने में मदद की है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आ रही इस तेजी से क्या होगा? घरेलू स्तर पर भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ सकते हैं। हालांकि भारत के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो 5 राज्यों में चूंकि चुनाव है, तो कभी भी केंद्र सरकार यह जोखिम नहीं उठाएगी। यदि कच्चे तेल के दाम $90 तक पहुंचते हैं तो घरेलू स्तर पर ईंधन के दाम प्रति लीटर 2 से 3 रुपए बढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरह का कार्य कोई भी सरकार, चाहे वह केंद्र या राज्य, निर्णय नहीं लेगी, क्योंकि चुनाव को देखते हुए लोगों को राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्रूड ऑयल क्या होता है? तो क्रूड ऑयल का इतिहास 30 करोड़ साल पुराना है। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अपरिष्कृत, जिनको बाद में परिष्कृत किया जाता है, को ही क्रूड ऑयल कहते हैं। तो यह जो है एक डार्क हाइड्रोकार्बन पदार्थ है जो विश्व में जमीन और समुद्र के अंदर पाया जाता है, और इससे जो इसको परिष्कृत करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, ल्यूब्रिकेंट, वैसलीन आदि प्राप्त होता है। और एक बैरल ऑयल को बनाने के लिए कम से कम 20 गैलन गैसोलीन को प्रोसेस किया जाता है, और यह बैरल में मापा जाता है। एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है। तो ये ऑयल का बेंचमार्क क्या होता है? तो दरअसल दुनिया में 2 मुख्य तरह के क्रूड ऑयल निकाले जाते हैं, एक जमीन से और दूसरा समुद्र से। ऐसा भी होता है कि हर क्षेत्र से निकालने वाला क्रूड ऑयल की क्वालिटी अलग अलग भी होती है। तो कुछ में सल्फर ज़्यादा होता है तो कुछ में ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं। इसके अलावा तेल का व्यापारी यह भी अनुमान लगाता है कि किस क्षेत्र में तेल आयात करने में आसानी होगी और सस्ता भी मिलेगा। तो जो तेल समुद्र से निकाला जाता है उसको शिप की मदद से आसानी से भेजा जा सकता है, और जो जमीन से निकाला जाता है जैसे अमेरिका में, तो उसका पाइपलाइन या ट्रकों की मदद से भेजा जाता है, जो कि काफ़ी महंगा हो सकता है। दुनिया भर में मुख्यतः 3 क्रूड ऑयल बेंचमार्क हैं: ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क, WTI बेंचमार्क, दुबई और ओमान बेंचमार्क। तो इसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क क्या है? तो यह तेल नॉर्वे यानी उत्तरी सागर, यूनाइटेड किंगडम के पास नॉर्थ सी से निकाला जाता है। इस तेल में सल्फर में मात्रा अधिक होती है, इससे अच्छी मात्रा का डीजल बनाया जाता है। तो दुनिया भर के 2/3 क्रूड कॉन्ट्रैक्ट इसी ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क से तय किए जाते हैं। इसी तरह से WTI, तो यह बेंचमार्क, इसको कहते हैं पश्चिम टेक्सास इंटरमीडिएट बेंचमार्क। तो ये अमेरिका के तेल के कुएं से, तो यह अमेरिकी तेल के कुएं से निकाला जाता है। इसे पाइपलाइन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला क्रूड है। और तो अमेरिका में एक स्टेट है ओक्लाहोमा, तो इस तेल को इसी जगह पर स्टोर भी किया जाता है। तो इसमें कम सल्फर वाली गैसोलीन और कम सल्फर वाला डीजल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी API ग्रेविटी कम होने के कारण यह हल्का और स्वीट, यानी सल्फर कम होने की वजह से यह मीठा होता है। और दुबई ओमान बेंचमार्क, अरब कंट्रीज से निकलने वाला तेल इसी बेंचमार्क को रेफरेंस देकर बेचा जाता है। तो इन दोनों में ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI क्रूड ऑयल में अंतर क्या है? तो नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के पास नॉर्थ सी से, जैसा कि मैंने बताया ही ब्रेंट को, WTI अमेरिका। तो ब्रेंट क्रूड का मूल्य
पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक द्वारा उपयोग किया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क मूल्य है, जबकि डब्ल्यूटीआई क्रूड मूल्य अमेरिकी तेल की कीमतों के लिए एक बेंचमार्क है। तो इस तरह से यह इन सब महत्वपूर्ण अंतर हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसे डे एनआरएलएम यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा शुरू एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यह कथन एकदम सत्य है। कार्यक्रम आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, यह भी कथन सत्य। अतः आंसर क्या होगा? सी होगा। तो यह भी पीआईबी में आई हुई खबर है कि डीएवाई एनआरएलएम ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कृषि पोषण वाटिका सप्ताह मनाया, और इस सप्ताह 7500 के मुकाबले लक्ष्य के मुकाबले कुल 76,664 कृषि पोषण वाटिका बनाई गई। तो इस तरह से इसका लक्ष्य है कि प्रत्येक गरीब ग्रामीण परिवार को कृषि पोषण वाटिका लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। और यह योजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना है, जिसका लक्ष्य निर्धन महिलाओं को स्व सहायता समूहों जैसे सामुदायिक संस्थानों के जरिए लामबंद करना, ताकि ग्रामीण निर्धरता को खत्म किया जा सके। दूसरा लक्ष्य है कि बैंकों से आवश्यक ऋण तक उसकी पहुंच बनाकर उनकी आजीविका के आधार को सुदृढ़ बनाना है। और यह मिशन शुरुआत 2011 में ही हुई थी, फिर इसको जो है 2013 में यह इससे प्रभावी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की, और 2015 से इसे एनआरएलएम का नाम बदलकर डीएवाई एनआरएलएम कर दिया गया। यानी पहले यह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, फिर उसके बाद इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और फिर बाद में इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। एवं उक्त कार्यक्रम सरकार का गरीब, विशेष रूप से महिलाओं हेतु मजबूत संस्थानों के निर्माण एवं वित्तीय सेवाओं और आजीविका सेवाओं से इन्हें जोड़ने का यह प्रमुख कार्यक्रम है। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की ओर, जो कि 2017 में आया है। बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस जो बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम है, इसमें 2016 में संशोधन किया गया और 17 में यह एग्जाम में आ गया। तो इस तरह से इन संशोधनों पर भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ कौन सा कथन सत्य है। यदि संपत्ति का स्वामी को लेन देन के बारे में पता नहीं है, तो उस संपत्ति के लेन देन को बेनामी लेन देन नहीं माना जाता। तो इस तरह से यह कथन यहाँ पर असत्य हो जाता है, क्योंकि एक संपत्ति लेन देन को बेनामी लेन देन के रूप में माना जाता है, भले ही संपत्ति के मालिक को लेन देन के बारे में पता ना हो, क्योंकि भारतीय कानूनी ढांचे में मूल सिद्धांत कानून का अज्ञान कभी भी कानून के उल्लंघन का बहाना नहीं हो सकता है। तो इस तरह से कथन क्या हो गया? एक असत्य है। दूसरा है बेनामी संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त की जाती हैं, यह कथन एकदम सत्य है। तीसरा है अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकरणों का प्रावधान करता है, लेकिन किसी भी अपीलीय तंत्र का प्रावधान नहीं करता है। तो यहाँ पर यह भी कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में एक अपीलीय तंत्र प्रदान किया गया है। तो इस तरह से तीसरा कथन क्या है? गलत है। बेनामी लेन देन में व्यक्तियों को 7 वर्ष का कारावास, पहले यह 3 वर्ष था, बढ़ा करके 7 वर्ष कर दिया गया इस संशोधन के तहत। तो इसमें उत्तर क्या होगा? केवल 2 सही होगा, अतः उत्तर बी हो गया। तो यहाँ पर बेनामी संपत्ति क्या है? तो बेनामी संपत्ति वह प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो, किंतु नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो। तो इस तरह से यह इसमें 1988 में परिवर्तन किया गया और वर्ष 2016 में इसमें संशोधन हुआ, और यह 1 नवंबर 2016 से लागू हो गया। इसके तहत केंद्र सरकार के पास ऐसी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है, और इस तरह से बेनामी संपत्ति के लेन देन के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को 7 साल तक की
कैद की जा सकती है और संपत्ति के बाजार मूल्य के 1/4 के बराबर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। पहले यह जुर्माना 3 वर्ष का था, अब इसे बढ़ा दिया गया संशोधन के उपरांत। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, इंडोनेशिया की राजधानी का स्थानांतरण। तो यह जो है ध्यान रखेंगे, पहले थोड़ा मानचित्र में देख लेते हैं इंडोनेशिया है कहाँ, और इसकी राजधानी पहले क्या थी, जकार्ता थी। अब इसको संसद में बिल पारित होकर के कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया ईस्ट कालीमंटन द्वीप में यह चला गया। यानी अब जकार्ता की जगह राजधानी नुसंतारा हो। सोचिए, अब जैसे यह भी पूछ लेता है ना कि इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप में स्थित है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमात्रा है, ये जावा द्वीप है, यह बोर्नियो है, ये कालीमंटन द्वीप है। तो ईस्ट कालीमंटन द्वीप में यह नुसंतारा है। तो इंडोनेशिया इसे द्वीपों का देश कहा जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए, इसी के आगे आप बढ़ेंगे तो ग्रेट चैनल के द्वारा यह भारत से, यानी ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप को ग्रेट चैनल अलग करता है। ठीक है, इसी तरह से सुंडा जल संधि देखिए यहाँ पर मिलेगी, जावा और सुमात्रा को अलग करती है। तो ये सारे इसके द्वीप हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौजूदा राजधानी जकार्ता के डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा था और यहाँ काफ़ी प्रदूषण भी हो चुका था। यही कारण है कि नई राजधानी बनाने का कानून का मंजूरी वहां की संसद ने दे दी और इस बिल के पास होने के बाद अब इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा होगी, जो बोर्नियो द्वीप के हिस्से में मौजूद पूर्वी कालीमंतन में यह स्थित है। तो नुसंतारा के अलग अलग हिस्से मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के कब्जे में थे। दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, ये तो आपको पता ही है कि नई राजधानी नुसंतारा का जो संबंध है हिंदू धर्म से सदियों पुराना है और नुसंतारा का अर्थ ही होता है द्वीपों का समूह। तो इस द्वीप ने 14वीं सदी में जावा द्वीप पर शासन करने वाले मजापहित साम्राज्य के दौर में आकार लिया था। तो इस तरह से इस राजधानी के बनने में 32 अरब डॉलर खर्च होंगे और नई राजधानी का मुख्य मकसद यही होगा कि आर्थिक तरक्की का यह केंद्र बनेगी। और इस तरह से इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री कौन हैं, सुहार्तो मोनार्फा हैं, जिन्होंने यह निर्णय लिया है। तो इस तरह से आज का अंक यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।